वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ एलोरा की गुफा के बारे में इन डिटेल। इवन मैं प्रॉमिस करती हूँ वीडियोस एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारे ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। माई इंपॉर्टेंट नेम से प्लेलिस्ट है, आपको सारे ही वीडियोज़ सिक्वेंस से मिल जाने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एलोरा की गुफा के बारे में। एलोरा गुफा स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर वाइज बता देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक अभी तक मैंने कवर किया, और आगे जब भी आप वीडियोस देखेंगे आपको सारे ही मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, कंटेम्प्रेरी आर्ट सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट नोट्स नेम से। प्रागैतिहासिक काल मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, वैदिक एज भी कंप्लीट हो गया। वैदिक एज जहाँ से सिर्फ ग्रंथों के बारे में जिक्र होता है। वैदिक एज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है गुफाओं की कला की शुरुआत हो जाती है। जोगीमारा की गुफा, देन अजंता की गुफा, बाघ गुफा, सिगिरिया गुफा, बादामी गुफा, सितनवासल गुफा। आज का टॉपिक है एलोरा गुफा। नेक्स्ट टॉपिक होगा सितनवासल, देन सितनवासल, फिर उसके बाद एलिफेंटा। उसके बाद मिडिल एज की शुरुआत हो जाती है। मध्यकाल, मध्यकाल में पोथियों की कला की शुरुआत होती है, जैसे पाल शैली। पाल शैली के बाद अपभ्रंश शैली के बारे में डिस्कस करूँगी। अपभ्रंश शैली के बाद शुरू हो जाता है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली जिसमें मैंने कवर किया है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। फिर दक्षिणी शैली के ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी, पहाड़ी के बाद शुरू हो जाता है कंपनी स्कूल, कंपनी स्कूल के बाद स्टार्ट होता है बंगाल स्कूल। सो स्टार्ट करते हैं एलोरा की गुफा के बारे में। एलोरा गुफा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सारा ही चैप्टर वाइज बता दिया। एलोरा गुफा, एलोरा गुफा जिसका टाइम 12वीं शती का एग्जैक्ट कहा जाता है, और शुरुआत का टाइम देखिए 4वीं से 12वीं शती का रहा था। 4वीं से 12वीं शती का इवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ में देखने को मिलेगा 8 to 12 ये टाइम देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कंस्ट्रक्शन का हो ही जाता है 4th सेंचुरी से ही, 4वीं शताब्दी से। यूनेस्को में इसे सम्मिलित किया गया था 1983 में। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, इन दोनों को यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था 1983 में। एलोरा की गुफा राजपूत काल की थी। जिस तरह से जोगीमारा की गुफा मैंने पढ़ाया, जोगीमारा की गुफा ये है गुप्त काल की, गुप्त काल की है जोगीमारा की गुफा। अजंता वाकाटाकर सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है गुप्त काल में, अजंता में। अजंता के बाद बाघ, बाघ की गुफा कही जाती है 5वीं शती का ही कहा गया है, गुप्त काल का। बादामी गुफा, बादामी गुफा कहा जाता है चालुक्य काल का, चालुक्य काल। ओके, अच्छा बाघ गुफा में ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, सातवाहना काल का भी माना जाता है डॉक्टर फर्ग्यूसन के अकॉर्डिंग। बादामी की गुफा चालुक्य काल की कही जाती है, और एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट काल की। एलोरा की गुफाएं कंप्लीट हुई थी, टोटल 900 ईयर एज लगा था। प्राचीन नाम क्या क्या है? प्राचीन नाम है एलापुर, अचल और वेलूर, और स्थानीय लोग किस नेम से पुकारते थे? जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे वो वेलूर के नेम से पुकारते थे। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले से 29 किलोमीटर का डिस्टेंस, अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 केव्स हैं। पास में 2 गुफाएं और स्थित हैं, तो टोटल करके 36 कहा जाता है। और एग्जैक्ट बात कीजिए कितनी है तो 34 गुफाएं ही होती हैं। यह गुफा बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। इसे तीनों धर्मों का संगम भी कहा गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसका उत्खनन हुआ। जिस तरह से मैंने अजंता गुफा के बारे में डिस्कस किया था, अजंता गुफा का उत्खनन जो हुआ था वो पूर्व से पश्चिम की ओर हुआ था, और एलोरा गुफा का उत्खनन हुआ है दक्षिण से उत्तर की तरफ। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की तरफ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
केव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 34 केव्स थे। तो डिवाइडेशन कैसे कैसे हुआ है, 1 to 12, पूरे 12 केव जो थे वो बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग है, और 12 गुफाएं कही जाती हैं जिसका उत्खनन दक्षिण से स्थित हुआ है, और टाइम कहा जाता है 350 से 700 का। ठीक है, 1 से 12 नंबर गुफा याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 12 गुफाएं हैं दक्षिण से स्थित। इसका लोकेशन उत्खनन का है, 350 से 700 बीसी का टाइम माना गया है। फिर शुरू हो जाता है 13 से 29 नंबर की गुफा, जिसमें टोटल 17 केव्स थे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, टोटल 17 गुफाएं हैं। मध्य में इसका उत्खनन हुआ है, समय बताया जाता है 8वीं शती का। ओके, नेक्स्ट है 30 से 34 नंबर की गुफा, जैन धर्म से संबंधित है, टोटल 5 केव्स हैं, 5 गुफाएं हैं। इसका उत्खनन उत्तर से हुआ है, और इसका समय कहा जाता है 9वीं से 12वीं शती का। ये गुफा 900 वर्षों में कंप्लीट हुई, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका उत्खनन हुआ है। एलोरा का प्राचीन नेम एलापुर, अचल व वेलूर है, और एलापुर के नेम से ही इसका नाम एलोरा पड़ा। स्थानीय लोग वेलूर नाम से पुकारते थे। गुफाओं के नामकरण, सबसे पहले देखिए गुफा संख्या 5, जिसे महारखाड़ा कहा जाता है। गुफा नंबर 6 अवलोकितेश्वरा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुतार झोपड़ी केव नंबर 10, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। 3 ताल 3 थाल, ये दोनों भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित गुफा है। रावण की खाई गुफा संख्या 14, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव है। यहाँ से ब्राह्मण धर्म शुरू हो जाता है। गुफा नंबर कितने से ब्राह्मण धर्म की शुरुआत हो जाती है? गुफा नंबर 13 से ही शुरुआत हो जाता है। तो गुफा नंबर 14 रावण की खाई है। गुफा नंबर 15 दशावतार मंदिर है, ब्राह्मण धर्म से ही संबंधित। गुफा नंबर 16 है कैलाशनाथ टेम्पल। गुफा नंबर 19 सप्तमातृका। गुफा नंबर 21 रामेश्वरम, सर्वप्रथम खोजी गई गुफा रामेश्वरम कही जाती है। गुफा नंबर 29 सीता हरवाड़ी या फिर ध्रुमल लक्षण। गुफा नंबर 30 छोटा कैलाश। गुफा नंबर 31 रंग महल। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा। गुफा नंबर 33 जगन्नाथ सभा। अब मैं बता दे रही हूँ कौन कौन सा केव वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवलोकितेश्वरा याद रखिएगा, सुतार झोपड़ी इम्पॉर्टेंट है, रावण की खाई और दशावतार मंदिर। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट केव्स हैं, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल इम्पॉर्टेंट है, और रामेश्वरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वप्रथम खोजी गई गुफा कही जाती है, गुफा नंबर 21 की। छोटा कैलाश गुफा संख्या 30 है। रंग महल ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन इंद्र सभा को ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये अंतिम गुफा कही जाती है। शुरुआत की है रामेश्वरम और अंतिम है इंद्र सभा। गुफा संख्या 16 का कैलाशनाथ टेम्पल, जिसका साइज है 180, 66 और 142। आयताकार शेप है, शेप कुछ इस तरह है, जिसकी लंबाई कही जाती है 142 और इसकी चौड़ाई है 66 और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 180, ऊंचाई 180 है। और कैसे बनाया गया है? मोनोलिथिक वे में। मोनोलिथिक वे दैट मीन्स एक ही चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे की तरफ कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वही एग्जैक्टली मोनोलिथिक को कहते ही हैं, चट्टान को काटकर निर्माण करना। निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। वंश कौन सा रहा था? राष्ट्रकूट वंश था। और किस भगवान जी को समर्पित है? तो शिव जी को समर्पित है। शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली कही जाती है। इस मंदिर की तुलना एथेंस के पार्थेनन मंदिर से किया गया है। पार्थेनन मंदिर है कहाँ? तो ये है ग्रीक में। ग्रीक मतलब यूनान में है पार्थेनन मंदिर। पार्थेनन मंदिर देवी एथेना को समर्पित है। देवी एथेना को समर्पित है। एथेना की मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार फिदियास के द्वारा। फिदियास यहाँ के मूर्तिकार कहे जाते हैं, ग्रीक के फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने देवी एथेना की मूर्ति बनाई। पार्थेनन मंदिर जो कंस्ट्रक्ट की गई है वो मार्बल में बनाई गई है। मार्बल में बनाया गया मंदिर है। इसकी शैली पूछी जाती है। जैसे इंडिया में बात किया जाए 3 शैलियाँ प्रमुख हैं मंदिर के रिगार्डिंग, नागर, द्रविड़ और बेसर। वैसे ही पार्थेनन मंदिर जो है इसकी शैली थी डोरिक शैली। ठीक है। तो पार्थेनन मंदिर से कंपेयर करते हुए ये बताया गया है कि पार्थेनन मंदिर का
एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कैलाशनाथ टेम्पल में, जो मोनोलिथिक एक ही चट्टान को काटकर मोनोलिथिक वे में कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, ये ध्यान रखिएगा, शैली जो है वो द्रविड़ शैली है, किसकी? कैलाशनाथ टेम्पल की। मैं थोड़ा सा आपको नागर, द्रविड़ और बेसर के डिफिनेशन बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे। जैसे वर्गाकार शेप आप देखोगे, उत्तर भारत में आपको वर्गाकार टेम्पल्स देखने को मिलता है, ये नागर शैली का पहचान है। द्रविड़ शैली में आयताकार शेप आपको देखने को मिलेगा, और बेसर शैली में ये तो सर्कल में मिलेगा, गोलाकार या फिर अर्धगोलाकार, इस शेप में आपको मंदिर का निर्माण देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बात किया जाए कि नागर शैली का टाइम 7वीं से 14वीं सदी का कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में एक्सप्लोर हुआ। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, जिसका समय 8वीं से 18वीं सदी का कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसर शैली। बेसर शैली जिसका टाइम 8वीं से 14वीं सदी का कहा जाता है, और इसका शेप इस तरह का है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो द्रविड़ शैली है आयताकार शेप, और कैलाशनाथ टेम्पल का जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कैसा हुआ है? आयताकार शेप में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कैलाशनाथ टेम्पल की कुछ स्कल्पचर के बारे में देख लेते हैं। कैलाशनाथ मंदिर की मूर्तियाँ, कैलाश मंदिर की, नटराज की चतुरा मुद्रा, चतुरा सिंह मुद्रा पर बैठी देवी, महिषासुरमर्दिनी, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाना या हिलाना, रावण शैकिंग माउंट कैलाश, गरुड़ पर आसीन लक्ष्मी नारायण, गरुड़ पर आसीन लक्ष्मी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये मूर्ति, और कैलाशनाथ टेम्पल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और यहाँ का महिषासुरमर्दिनी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात की जाए तो महिषासुरमर्दिनी तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है। आकाश में विचरते विद्याधर और महिषारूढ़ यम, कल्पसूत्र एवं जैन तीर्थंकर का अंकन एलोरा के गुफा नंबर 32 में मिलता है, गुफा नंबर 32। ठीक है, 10वीं से 12वीं शती के बीच राजा भोज के भतीजे उदयादित्य परमार ने भित्ति चित्र बनाए थे। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर, जिसका टाइम कहा जाता है 8वीं शती का। निर्माण द्वंती दुर्ग राष्ट्रकूट काल में हुआ था। वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। यहाँ के वर्ग देखिए, उमा महेश जिसमें पार्वती और शिवजी को दिखाया गया है, अंधकासुर वध, अंधक राक्षस के वध, कल्याण सुंदरम शिव पार्वती विवाह है। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, गुफा नंबर 21 जिसे कहा जाता है रामेश्वरम। रामेश्वरम सबसे प्रथम पहली खोजी गई गुफा कही जाती है, जिसमें नंदी मंडप के लिए प्रसिद्ध रहा था, और यहीं से गंगा यमुना की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। रामेश्वरम गुफा सबसे पहला गुफा कहा जाता है खोजा गया, और गुफा संख्या 32 इंद्र सभा सबसे अंतिम गुफा कही जाती हैं। तो रामेश्वरम से क्या प्राप्त है? गंगा यमुना की मूर्ति भी प्राप्त है और नंदी मंडप भी मिला है। ठीक है, बुद्ध के विभिन्न प्रतिमाएं, कुछ डिफरेंट जो वर्क मिले हैं वो देखिए 12 नंबर से मिली हुई है बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं, जिसमें से ये गुफा चैत्य गुफा कही जाती है। और चैत्य होता क्या है? चैत्य क्या होता है? प्रेयर हॉल कहते हैं ना, प्रेयर हॉल। और नेक्स्ट होता है विहार। विहार क्या है? तो ये है लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस। चैत्य मतलब पूजा गृह और विहार मतलब रहने वाला बौद्ध भिक्षु का स्थान। कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं देखिए, ये गुफाएं पूर्व मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मिश्रण जो रहा था, मिश्रण के 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर पर अजंता प्रतिपाटी के चित्र हैं, द्वितीय स्तर पर आकृतियां सवा चश्मे चेहरे देखने को मिलते हैं, नुकीली नाक, गाल से बाहर निकली आंखें और बादल रुई के समान, दैट मीन्स अपभ्रंश शैली के कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहे हैं दूसरे स्तर पर। एलोरा स्थापत्य कला के लिए फेमस है। अगर पूछा जाए कि एलोरा क्यों फेमस रहा था? स्थापत्य कला के लिए। एलोरा मंदिर की तुलना यूनान के पार्थेनन मंदिर से की जाती है। अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने एलोरा का अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। किसने उल्लेख किया? अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी ने उल्लेख किया है। पर्सी ब्राउन की अवधारणा है कि कैलाशनाथ टेम्पल एक ऐसा उदाहरण है जहां मनुष्य का हृदय व हाथ
एक साथ मिलकर काम करती है। ये किसका कोटेशन रहा था, किसने ये स्टेटमेंट कहा, पर्सी ब्राउन ने। सो फाइनली एलोरा के रिगार्डिंग सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी एलिफेंटा केव के बारे में, एलिफेंटा केव। ओके, इन फ्यूचर जब भी आप मेरा वीडियोस देख रहे होंगे ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नेम है माई इम्पॉर्टेंट नोट्स। क्लासेस आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी। एंड अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।